हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पोस्ट मैच एनालिसिस ऑफ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच डे 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड से भरा हुआ मैच था जहां टीम इंडिया पहले लग रही थी 500 साढ़े 500 तक पहुंचेगी, फिर रुक जाती है 471 पे। दो शतक ऑलरेडी आ चुके थे शुभमन गिल से एंड ऋषभ पंत से, बट जब इंग्लैंड बैटिंग करता आता है पहला विकेट जल्दी गिरता है, बट वहाँ से भी ओली पोप का एक शतक आ जाता है। तो बहुत कुछ बढ़ता चढ़ता दिखता है हमें। दूसरे दिन के खेल में बहुत इंटरेस्टिंग गेम हुआ था। दूसरे दिन पे क्या कुछ घटा है चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे, आप सभी के सवाल भी लूँगा, उसके जवाब भी दूंगा। कल क्या होने वाला है वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुभारंभ डे 2 के कंप्लीट मैच सेंटर लाइव के एनालिसिस का। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि हमें पता है दोनों टीमों की प्लेइंग 11 थी, तो उसको हम स्किप करते हुए बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर। सीधा बात करेंगे दिन के खेल की शुरुआत होने से पहले क्या कुछ घटा था। तो पहली ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी वो थी यहाँ पे शुभमन गिल के ऊपर उन्हें ब्लैक सॉक्स पहना था, और अकॉर्डिंग टू द रूल ब्लैक सॉक्स पहनना अलाउड नहीं है। अगर आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप वाइट, क्रीम कलर या फिर ग्रे कलर के सॉक्सेस पहन सकते हैं। अगर आप उसके अलावा कोई भी कलर के सॉक्स पहनते हैं तो आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा। आपके ट्राउज़र के बाहर वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये एक रूल है जो कि मेरे हिसाब से टूट गया है शुभमन गिल से, बट उन्होंने उसको आज सुधार भी लिया। आज वो वाइट सॉक्स पहन के बैटिंग करने आए थे। तो एक ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो आपको बताना बहुत ज़रूरी था। दूसरी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ ये थी कि माइकल वॉन ने जब बीजीटी हुई थी 2020-21 में, तब बोला था इंडिया 4-0 हार के आएगा वहाँ पे बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया में जाके, बट इंडिया ने 2-1 से जीती थी वो बीजीटी की सीरीज़। तो चेतेश्वर पुजारा ने इस मोमेंट का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया, और जो उनका ट्वीट था उसी ट्वीट को उनने टैब पे दिखाया और उस टैब पे ऑटोग्राफ लिया माइकल वॉक का, क्योंकि माइकल वॉक का भाई पता है बहुत नेगेटिव कमेंट करते हैं। जैसे इंडियन कमेंटेटर में संजय मांजरेकर है, वैसे ही वहाँ पे माइकल वॉक कुछ भी बोलता है बंदा और फालतू फालतू कमेंट्स करता है। बट जब प्रूफ चाहिए था तो एकदम सही और सटीक काम कर दिया वहाँ पे चेतेश्वर पुजारा ने। तो ये दूसरा बहुत अच्छा अपडेट था। और तीसरा, पुजारा जानते हैं हम 3 नंबर के प्लेयर कितने तगड़े थे, वैसे ही 3 नंबर का परफॉर्मेंस हमें उम्मीद भी थी साई सुदर्शन से, वो नहीं आया। बट परफॉर्मेंस किससे आया? पहले जायसवाल से, फिर शुभमन गिल से एंड देन ऋषभ पंत से। तो ये तीन बड़ी न्यूज़ जो कि दिन के खेल शुरू होने से पहले हमारे पास आई थी। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी चलिए उसको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात हुई थी, सबसे बड़ी खुशखबरी मिली थी हमें ऋषभ पंत से, जिनने 7वां शतक लगाया। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये 7 शतक मिस भी कर चुके हैं। तो अभी अगर ये बंदा अपना फियरलेस अप्रोच, एक्स फैक्टर अप्रोच को साइड में रखता तो 14 शतक के साथ सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल विकेट कीपर बैट्समैन होता आज के टाइम पे। बट 7 शतक के बाद भी वो वहीं पे पहुंचे हुए। उनने MS धोनी की बराबरी कर लिया 7 शतक की, इसके बाद 5 शतक, फिर 3 शतक थे वहाँ पे रिद्धिमान साहा के। तो 7 शतक बना के बराबरी करना बहुत बड़ी बात होती है। और वंस इन अ जनरेशन ऐसा कोई प्लेयर होता है जो कि विकेट कीपर बैट्समैन इतना तगड़ा होता है। एक विकेट कीपर बैट्समैन जो मुझे सबसे ज़्यादा याद रहता है वो है एडम गिलक्रिस्ट। उसके बाद सबसे खतरनाक थे कुमार संगकारा। ये दो ऐसे थे भाई जो तगड़े ओपनर थे, लेफ्ट हैंडर थे, विकेट कीपर थे। और उसके बाद अब ऋषभ पंत मुझे ऐसे नजर आते हैं जो टॉप ऑफ द ऑर्डर थोड़ा बैटिंग करते हैं और ताबड़तोड़ वन साइड बना देते हैं गेम को। और योगा डे तो इन्हें हमें पूरी तरीके से दिखा दिया। खाते ही हैं भाई इनके जो जब समर सॉल्ट्स होते हैं वो मारते हैं, अटकलियाँ मारते नजर आते हैं, शॉट्स में भी गिर जाते हैं, कभी बैट फेंक देते हैं, कभी जूता उतर जाता है। आज सब कुछ देखने को मिला था हमें वेन्यू पे। और इन्हें जो MS धोनी की बराबरी की है जिसका मैं डिस्कशन कर रहा था, उसकी आपको यहाँ पे पिक्चर दिख जाएगी। तो वो भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि उनने MS धोनी के 7 शतक का रिकॉर्ड की बराबरी करके अब एक तरह से तोड़ भी दिया है। तो बैटिंग में तो बहुत इंप्रूवमेंट है पंत से, और आगे चलते हुए और भी कारनामे करेंगे इसकी उम्मीद है। उसके बाद क्या हुआ, 147 पे लग रहा था 150 बनने वाली है शुभमन गिल की। हम तो 200 का एम करके बैठे थे, बट शोएब बशीर की वो बॉल आती है, लाल हज वाली बॉल, ओवर स्टेप करते हैं शुभमन गिल और कैच आउट हो जाते हैं। वहाँ से एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 147 पे शुभमन गिल का विकेट गिरता है। ऋषभ पंत जस्ट शतक बना करके खेल रहे होते हैं। तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी होती है कि एक तरफ से खुल चुका है गेट, हमें अब गेट दूसरी तरफ से खोलना है। तो वही हो जाता है, करुण नायर आते हैं बैटिंग करने के लिए और ये भी 0 पे आउट हो जाते हैं। ड्राइव खेलने जाते हैं, लॉफ्टेड ड्राइव खेलने जाते हैं, वहाँ पे ओली पोप का शानदार कैच था, राइट साइड फ्लाई करते हुए नजर आए और उन्हें वो कैच को ग्रैब किया और वहाँ पे करुण नायर 0 पे आउट हो गए। तो यहाँ पे 2 हार्ट ब्रेक हुए। पहला था साई सुदर्शन का जो कि डेब्यू कर रहे थे इंडिया के लिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर के आए थे। वो 4 गेंद खेल के 0 पे आउट हो जाते हैं। और करुण नायर 2017 के बाद 8 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हैं, कम बैक करते हैं, और वो भी 2 गेंदों पे 0 बनाकर आउट हो जाते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ कम बैक इज़ ऑलवेज टफर दैन दी सेटबैक, या फिर डेब्यू आप बोल सकते हो। तो कम बैक पे ये 0 पे आउट हुए, ये ज़्यादा खलेगा उनको, क्योंकि साई सुदर्शन को कोई अभी कुछ नहीं बोलेगा, पहला टेस्ट मैच है। बट अगर आप कम बैक के बाद भी खराब खेलते हैं तो आपको उसके बाद मौका नहीं मिलने वाला है। तो करुण नायर पे ज़्यादा प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू साई सुदर्शन, ये बात पर भी ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गई बात क्या कुछ घटा था। उसके बाद ऋषभ पंत भी आउट हो जाते हैं 134 पे, और उसके बाद कोलैप्स देखने को मिलता है जिसकी उम्मीद हमने बिल्कुल नहीं की थी। हमने सोचा था 500 साढ़े 500 तक इंडिया आराम से पहुंचेगी, 600 700 तक के भी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे। बट होता क्या है, 430 पे 3 विकेट थी इंडिया,
जहाँ 200 प्लस रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी शुभमन गिल एंड ऋषभ पंत के साथ, बट 471 तक ऑल आउट हो जाती है। मगर सच्चाई बताओ ना, मैं जस्ट चाय पीने के लिए ऐसे निकला था, खुद से चाय बनाई, चाय जब तक पी तब तो ऑल आउट हो गई। 42 रन के अंदर 7 विकेट इंडिया के गिरे और ये भी कुछ 12.5 ओवर के अंदर हुए, फटाफट से विकेट गिर गए। मैं थोड़ी देर के लिए मैच से दूर गया हुआ, इंडिया ऑल आउट हो गई। और उसके बाद जब मैंने वापस टीवी ऑन की तो बारिश हो रही थी। मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया, इतना खतरनाक कोलैप्स कैसे हो गया, इंडिया ऑल आउट कैसे हो गई। और जब मैच लगाया तो बारिश की वजह से इंग्लैंड की इनिंग शुरू नहीं हुई थी, तो ये बहुत जल्दी एक तरीके से कम हो गया था इंग्लैंड का, जहाँ 4 विकेट लेकर के चले गए बेन स्टोक्स और 4 विकेट लेकर के जा चुके हैं ब्रेंडन कार्ड्स। तो बहुत अच्छा कम किया है इंग्लैंड ने अपनी सरजमी पे। और हेडिंगली को हम जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा आसमान देखते रहो भाई, कंडीशंस बदलती है और मैच कभी भी बदल सकता है। तो वो यहाँ पे हमें देखने को मिला और इंडिया ने थोड़ा लाइटली भी लिया मैच को, ये भी समझ में आया यहाँ पे। जडेजा 11 रन बनाकर आउट हुए। बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा से ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। उम्मीद थी शार्दुल ठाकुर तक की अच्छी बैटिंग होगी, बट वो भी हमें नहीं देखने को मिली इस टेस्ट मैच में। जो मैं आपको बता रहा था, 4 विकेट लेकर के गए यहाँ पे बेन स्टोक्स, 4 विकेट लेकर के गए जॉश टंग, माफ़ की जगह मैंने शायद ब्रेंडन कार्ड्स बोल दिया, बट उनने नहीं लिए थे, कार्ड्स ने लिए थे 4 विकेट। तो यहाँ तक तो बहुत तगड़ी इंडिया की इनिंग गई थी और मैं कमेंट्स भी यहाँ पे देखना शुरू कर रहा हूँ तो लोग हंगामा मचा चुके हैं भाई, ऋषभ पंत ने तगड़ा खेला मान लिया, शुभमन गिल की पारी की भी तारीफ हो रही है, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है। बट यहाँ पे एक चीज़ सब बोल रहे हैं कि करुण नायर को निकालो, ये थोड़ा नेगेटिव कमेंट है बट बहुत जल्दी है। 300 के बाद उस बंदे को ड्रॉप कर सकती है कोई टीम, कोई फ्रेंड, मतलब कोई भी बोल दो। कोच ने ड्रॉप किया, कैप्टन ने ड्रॉप किया, टीम मैनेजमेंट ने ड्रॉप किया, बीसीसीआई ने ड्रॉप किया, सेलेक्टर्स ने ड्रॉप किया, बट 300 बनाने के बाद भी अगर कोई प्लेयर ड्रॉप हो सकता है तो 0 के बाद तो डेफिनेटली हो सकता है। तो ये बात पे भी ध्यान देना, फोकस रखना ज़रूरी है। उसके अलावा जडेजा की बैटिंग बहुत ख़राब थी, हम सभी जानते हैं, बट कंसंट्रेशन लैप कहाँ पे हुआ था, कंसंट्रेशन लैप्स हुआ था ऋषभ पंत के विकेट पे और शुभमन गिल के विकेट पे, जहाँ तक दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे थे, दोनों आउट होते हैं, दोनों तरफ से विकेट गिरते हैं और फटाफट से ऑल आउट होते हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते। इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी है, कभी भी मैच पलट सकता है, आप 80 पे 1 या 150 पे ऑल आउट हो सकते हैं, तो ये बात आपको मान के चलनी पड़ेगी। और मैं देख सकता हूँ लगभग कॉमेंट्स हुई है, शुभमन गिल के इनिंग की तारीफ हो रही है, थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, बट नेगेटिव कमेंट्स को थोड़ा अवॉइड करो। पहला टेस्ट मैच है, नई जनरेशन की टीम है, संजय मांजरेकर पे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि उन्हें विराट कोहली का नाम नहीं लिया, सब बोल रहे हैं जलते उनसे, उस पर भी आएंगे, उस टॉपिक पे भी डिटेल में बात करेंगे, उसका भी एक मैं सेगमेंट लेकर के आया हूँ। अभी बात करते हैं कि इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग का क्या हुआ। तो इंग्लैंड की सेकंड इनिंग, मतलब मैच की सेकंड इनिंग, इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग शुरू होनी थी 7:10 पे, बट ज़ोरदार बारिश होती है, कवर्स आ जाते हैं, 8:20 पे जाके मैच शुरू होता है और वहाँ पे कारनामा कर जाते हैं जसप्रीत बुमराह, लेकर के जाते हैं जैक क्रॉली का विकेट, जो कि बहुत मतलब खोल दिया था उनको पूरी तरीके से, बैट एंगल के साथ अंदर आ रहा था, आउटसाइड एज लगा और करुण नायर ने फर्स्ट स्लिप पे जिन्हें कैच लिया और पहला ब्रेक थ्रू मिल गया टीम इंडिया को, जो कि बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमने देखा जैक क्रॉली इतने अच्छे एवरेज के साथ, इतने अच्छे सेट, मतलब उनको अगर मैं देखूँ ना जल्दी सेटल नहीं होते, 15-20 बॉल उनको लगता है सेट होने में और उसके बाद भी लगता है कभी भी आउट हो सकते हैं। सिर दर्द थे हमारे लिए बेन डकेट एंड ओली पोप, जो कि बने रहे इस मैच में, उस पर भी आगे जाएंगे, बट जैक क्रॉली का विकेट बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें चाहिए था भाई पहला विकेट जल्दी मिल जाए, क्योंकि बारिश के बाद आए थे, ओवरकास्ट कंडीशन ऑलरेडी थी, हमें पता था बहुत ज़्यादा मदद है, तो 4-4 5-5 ओवर का स्पेल देखने को मिलेगा मोहम्मद सिराज से एंड बुमराह से, बट बुमराह अपना काम कर रहे थे, सिराज से रन लीक हो रहे थे, 7 के रन रेट से बैटिंग कर रही थी यहाँ पे इंग्लैंड की टीम, जब मोहम्मद सिराज बॉलिंग कर रहे थे, क्योंकि सिराज की बॉलिंग ज़्यादा वेवर्ड थी, वो लेफ्ट हैंडर को लेग स्टंप पे डाल रहे थे, राइट हैंडर को भी लेग स्टंप के बाहर डाल रहे थे, तो ईजी रन हो गए थे पूरी तरीके से, और एक तरफ से सिर्फ बुमराह इफेक्टिव बॉलिंग कर रहे थे, तो सिर्फ 4 ओवर की बॉलिंग दी गई सिराज को, उसके बाद फटाफट से प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर के आए, जिनने टाइट लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की, उसके बाद बुमराह को रेस्ट दिया गया, तो बुमराह के एंड से फिर लाया गया सिराज को, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली थी शुभमन गिल से, बट काम खराब कर रहे थे बेन डकेट और ओली पोप, गजब की बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़े बड़े छक्के चौके मार रहे थे, कट्स खेल रहे थे, और कट खेलना आसान है, वो जान लिया इंग्लैंड के प्लेयर कट्स अच्छा खेलते हैं, बट 2 हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट हुए थे, जहाँ जडेजा जैसे प्लेयर से कैच छूटना, एंड देन जायसवाल जो कि गली पे बहुत अच्छे फील्डर है, उनसे भी कैच छूटा। जडेजा का कैच आसान था, ये बात सब बोल रहे हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। हुआ क्या था, एक्स्ट्रा प्रेशर डालने के चक्कर में विकेट कीपर ऋषभ पंत, फर्स्ट स्लिप पे करुण नायर, सेकंड स्लिप पे केएल राहुल, थर्ड स्लिप पे शुभमन गिल, फोर्थ स्लिप पे लेकर के आया जायसवाल को गली पे से उठा करके, फिर गली खाली हो गया था तो सोचा किसको लाया जाए, वहाँ भी एक इफेक्टिव प्लेयर चाहिए, तो वहाँ पे लेकर के गए वो जडेजा को, और जडेजा से वहीं पे एक कैच छूट जाता है, वो बहुत क्रूशियल मोमेंट था। उसके अलावा 2 कैच और जायसवाल ने गली में छोड़े, दोनों बुमराह की बॉलिंग पे हुआ है, सब कुछ बुमराह की बॉलिंग पे हुआ है, 3 कैचेस बुमराह की बॉलिंग पे छूटे हैं, 3 विकेट पूरे दिन लिए बुमराह ने, अगर सारे कैचेस कन्वर्ट होते तो 6 विकेट गिर गए होते। अगर आप ओवरऑल देखो इंग्लैंड के तो कितने प्रेशर में होती है इंग्लैंड, और कैचेस विन यू मैचेस ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसकी बहुत बड़ी एक रिस्पेक्ट है कि कैचेस लो, फील्डिंग अपनी टॉप रखो, आप कभी भी मैच पलट सकते हो, तो वो हो सकता था जो कि नहीं देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, तारीफ चल रही थी पूरी तरीके से बेन डकेट की और ओली पोप की, क्योंकि दोनों ने 50 मारी, यहाँ पे बेन
स्टोक्स भी खुश थे, जो रूट भी खुश थे, दोनों की पार्टनरशिप अच्छी चल रही थी। पहले 50 आई बेन डकेट की, उसके बाद कुछ ही ओवर बाद 50 आ गई वहाँ पे ओली पोप की। बट ओली पोप की जब 50 आई तो इसके साथ बेन डकेट का विकेट आया। तो इंग्लैंड ऐसे ही कर रहा है भाई, एक सेलिब्रेट करता है तो दूसरी तरफ से विकेट गिर जाता है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा वो क्यों, क्योंकि अभी बता देता हूँ। ओली पोप शतक मारते हैं और अगली बॉल पे जो रूट आउट होते हैं, तो एक तरफ सेलिब्रेशन, दूसरी तरफ विकेट आ रहा है, तो ये देखने को मिल रहा है। ओली पोप की 50 आई, बेन डकेट आउट हो गए और उसके बाद एक क्रूशल मूवमेंट आता है मोहम्मद सिराज की बॉलिंग में। वो बॉल पिच खाती है मिडिल स्टंप पे, एकदम वेवर्ड होते हुए अंदर करती जाती है, हवा के साथ अंदर होती जाती है, लगती है विकेट पैर पे जो रूट के, अपील होती है शानदार, अंपायर आउट दे देता है। अगर आप यहाँ पे सेलिब्रेशन देखो तो अंपायर ने आउट दे दिया। शुभमन गिल बहुत तेज़ी से भाग करके गए शुभमन गिल के पास, माफ़ कीजिएगा मोहम्मद सिराज के पास। और होता ऐसा है कि अनंत त्यागी जो कि कमेंटेटर हैं, उनने पूछा ये सेलिब्रेशन देख के आपको किसका फेस याद आता है कि कौन इतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन करता था। संजय मांजरेकर भाई पूरे क्रिकेटिंग हिस्ट्री में सबका नाम ले गए बट विराट कोहली का नाम नहीं लिया। कल हमें याद है उन्होंने कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट किया था के राहुल पे कि के राहुल 5th 6th स्टंप की बॉल छोड़ रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक ऐसे प्लेयर को जानता हूँ जो इस बॉल को पक्का छेड़ता और आउट हो जाता। वो टारगेट कर रहे थे विराट कोहली को। आज उन्हें विराट कोहली का नाम नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा एग्रेसिव सेलिब्रेशन कौन करता है, उन्हें नाम लिया नहीं लिया। और सामने वरुण एरोन भी थे, उनने बोला था शुभमन गिल ने शुभमन गिल जैसा सेलिब्रेशन किया। बट एक ही इंसान था जिसने तगड़ा जवाब दिया, वो थे नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने बोला भाई एक ही इंसान याद आता है जो इतना तगड़ा एग्रेशन लेकर के आता है ग्राउंड पे, वो है विराट कोहली, किंग कोहली, जिनका सेलिब्रेशन, जिनका रूप देखने को मिला शुभमन गिल से। शुभमन गिल ने कैप्टनसी में शतक लगाया, वहाँ विराट कोहली की बराबरी की, 2000 रन पूरे किए एज अ कैप्टन टेस्ट में, वो भी विराट कोहली के साथ किया। आज विराट कोहली जैसा सेलिब्रेशन भी कर दिया, तो भाई ये प्रिंस बहुत ही जल्दी किंग बनता जा रहा है। बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही है बट संजय मांजरेकर को लेकर अभी भी मैं नेगेटिव कमेंट्स देख रहा हूँ, तो मैं उसको थोड़ा अवॉइड करूँगा। भाई इंडियन होके कैसे इंडियन प्लेयर को इतना डाउन फील करवा सकते हो मैं नहीं जानता। इनकी कॉन्ट्रोवर्सी हमने अश्विन के साथ देखी हुई है, जडेजा के साथ देखी हुई है, बहुत प्लेयरों के साथ कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। अब ये पड़ गए पीछे विराट कोहली के, और हम जानते हैं भाई लेजेंडरी प्लेयर क्यों इज्जत देगा, क्यों भाव देगा, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करेगा, तो हमें भी वही करना चाहिए। जिसको बोला जा रहा है वो इग्नोर कर सकता है, तो हम तो फैंस हैं, हम भी इग्नोर करेंगे बट एक हद तक। उसके बाद जो आप कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो वो सब जायज़ है, बट एक लिमिट के अंदर है कि वो सब आप कुछ कर सकते हैं। भाई रुक दो, छोड़ दो मांजरेकर को, मैच पे फोकस करो। तो यहाँ पे हुआ क्या, मैच चलता जाता है, बेन डकेट आउट होते हैं, जो रूट आते हैं। जो रूट का तो हमें पता है बेस बॉल उनको बहुत पसंद है। 5555 रन बना चुके हैं वो इस WTC के 2023 के साइकिल के बाद से अभी तक, जो कि लीडिंग रन स्कोरर हैं। जो रूट, उस्मान ख्वाजा और एक और कोई प्लेयर है मैं नाम भूल रहा हूँ, उनको मानस लाबुशेन, उन सबको पीछे छोड़ चुके हैं, सबसे ऊपर पहुँच चुके हैं जो रूट। और शतक के मामलों में भाई तगड़े शतक बना रहे हैं, इनके नाम पे बहुत सारे रन है। बट आता है शतक, 7वां शतक ओली पोप का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। उनने सेंचुरी लगाई, सेलिब्रेट किया। और अगर आपको याद हो पिछली बार जब इंग्लैंड के टूर पे इंडिया आई हुई थी, माफ़ कीजिएगा इंडिया के टूर पे इंग्लैंड आई हुई थी, तो ओली पोप शायद 147 पे थे, जहाँ पे वो रिवर्स शॉट खेलने गए थे, यॉर्कर पे उनको गिरा दिया गया था। सटीक यॉर्कर डाली थी बुमराह ने और दोनों पैर फिसले और वो बैट रह गया था ज़मीन पे और बोल्ड हो गए थे। उसकी क्लिप हमने बहुत देखी थी। और आज वो दिन है जहाँ ओली पोप ने बुमराह के ही स्पेल में अपना शतक पूरा किया। तो ये एक सर्कल है जो कंप्लीट हो गया है और ये अच्छा लगता है। मतलब कोई ऐसा बैट्समैन अच्छा पारी खेल जाए अच्छे बॉलर के सामने, वो कमेंडेबल टास्क है, क्योंकि शांति से अपना काम किया, ना स्लेजिंग ना कुछ, अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी की है। तो थोड़ी तारीफ तो बनती है ओली पोप की। बट वहाँ पे क्या हुआ, सेलिब्रेशन ज़्यादा लंबा चला नहीं। अगली बॉल पे फिर से जो रूट आते हैं, जो रूट का एक ही स्टाइल है, बट वो सिंगल लेने जाते हैं, फेस खोलते हैं बैट का, तो वहाँ पे टैप करके वो सिंगल लेने का ट्राई करते हैं। थर्ड मैन पे वही करने गए, एज लगा, फिर से कैच किया फर्स्ट स्लिप पे करुण नायर को और टीम इंडिया को मिल गया तीसरा विकेट। पहला विकेट मिला जैक क्रॉली का, दूसरा विकेट बेन डकेट का, तीसरा विकेट जो रूट का, तीनों विकेट मिला जसप्रीत बुमराह को। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और बार बोल रहा हूँ भाई, BGT में भी यही हुआ था। आपने हर्षित राणा को खिला लिया, मोहम्मद सिराज को खिला लिया, प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लिया, आकाशदीप को खिला लिया, बट एक ही इफेक्टिव बॉलर था जसप्रीत बुमराह। जब वो स्पेल में नहीं होते हैं तो लगता है कि रन कितने आसानी से आ रहे हैं। और सिर्फ बुमराह एक सिंगल हैंडेडली मैच को संभाल रहे होते हैं। वो आज भी देखने को मिला, जो अभी 209 रन बने ना, वो नहीं बनते अगर दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा था। प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह को मैं देखना चाहता हूँ एक साथ स्पेल में, जो कि नहीं देखने को मिला। ये दोनों एक साथ बॉलिंग करेंगे तो थोड़ा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि सिराज ने थोड़े रन लीक किए पहले 2 स्पेल में, उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। शार्दुल ठाकुर को 2 ओवर का स्पेल दिया गया, उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई गई। तुरंत वो जडेजा के पास जा चुके हैं शुभमन गिल। तो मेरे को बॉलिंग स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही है, बट घूम फिर के बात वहीं आ रही है कि बुमराह ही पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं, बॉलिंग यूनिट को खासकर, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हमें पता है कि पूरे 5 के 5 टेस्ट मैचेस तो डेफिनेटली बुमराह नहीं खेलने वाले हैं। तो मान के चलो वो 2 टेस्ट मैच तो इंडिया पक्का हार जाएगी अगर ऐसी ही बॉलिंग में सपोर्ट मिलेगा। तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ भाई, मेरे को मत हेट कर देना भाई कमेंट सेक्शन में, बट मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। अगर से बुमराह पे फोकस रहेगा, बुमराह पूरी बॉलिंग लाइनअप को लेकर चलेंगे, तो वो दिक्कत हो सकती है आने वाले मैचेस और आने वाली सीरीज़ में। तो ये कुछ घटा था पूरे दिन के खेल में। मैं कमेंट सेक्शन में अभी देख रहा हूँ भाई, मांजरेकर को छोड़ो, कोई सवाल है तो पूछो। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है
कि टीम इंडिया ने क्यों नहीं खिलाया नीतीश कुमार रेड्डी को। ये सवाल मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। बात क्या है ना, उनकी फिटनेस की इशू है। नीतीश कुमार रेड्डी को आपने देखा होगा आईपीएल के 14 मैचेस में, चलो 15 मैचेस में, उनने सिर्फ 7 या 8 मैचेस में बॉलिंग की थी। उसके पहले उनने बॉलिंग नहीं की थी क्योंकि उनको भी वीजीडी के बाद फटीग हुआ था, वो कम बैक नहीं कर पाए थे, रिकवरी उनकी अच्छी नहीं हुई थी, और नेट्स में भी उनको देखा जा रहा था कि वो इतने इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर पा रहे थे। तो उससे पहले उनको पिक किया गया करुण नायर को। उनको इस टेस्ट मैच में पूरा मौका है, ऐसा नहीं कि एक बारी फ्लॉप हो गई तो आपका पूरा टेस्ट मैच खराब हो गया। अभी पूरी टीम इंडिया की फील्डिंग बाकी है। करुण नायर को याद रखना भाई, वो बंदा मैन विद द गोल्डन आर्म में फील्डिंग में कैचेस लेते हैं, रन आउट करते हैं, थ्रो सटीक करते हैं, मैच अवेयरनेस बहुत है, फील्डिंग में पूरा डेडिकेशन दिखाएंगे। सेकंड इनिंग में बैटिंग भी आएगी, तो पूरा मैच अभी बाकी है करुण नायर को। अभी से उनको हेट मत करो और ना साई सुदर्शन को हेट करो, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। 3 ही प्लेयरों ने रन बनाया यार, तो 3 प्लेयरों ने रन बनाए तो ही 450 बनते, तो आप वही सोचो। बाकी में कोई भी नहीं चला, तो आप एक एक प्लेयर को हेट मत करो, खासकर टीम इंडिया के। जितने फॉरेन प्लेयरों को हेट करना करो, बट इंडियन प्लेयरों को बिल्कुल मत करना। हुआ क्या है, अभी तक 471 बना चुके टीम इंडिया, 209 पे है इंग्लैंड 3 विकेट के नुकसान पे। मैच मेरे हिसाब से 50-50 पहुंच चुका है, क्योंकि 209 पे 3 जब इंडिया थी तो हम बहुत खुश थे कि भाई टीम इंडिया सेटल नज़र आ रही है, तो वही हाल हो चुका है अब इंग्लैंड का। जो रूट का विकेट जब गिरा था उसके बाद हैरी ब्रूक का विकेट चाहिए था यार। वो जो 3 नो बॉल डाली ना, जिसमें से एक वो बाउंसर पे नीचे खेलने गए थे कैच, बहुत अच्छा कैच लिया वो सिराज ने, बट लास्ट में अंपायर ने नो बॉल बोला उसको। 4 विकेट हो सकते थे, और वहाँ अगर वो 4 विकेट हो जाता तो ये सेशन पक्का टीम इंडिया के नाम होता। बट दूसरे दिन के तीनों सेशन इंग्लैंड अपने नाम पे करके गया है, तो उसके बदौलत हुआ क्या है, 39% चांस है इंडिया के जीतने के, और अगर आप यहाँ देखोगे 34% चांस हो चुके हैं इंग्लैंड के जीतने के, और 27% हो चुके हैं ड्रॉ के चांस। डे 3 मूविंग डे होता है, तो देखते हैं कितना मूव करता है ये टेस्ट मैच। अभी क्या चल रहा है, बुमराह 13 ओवर डाल चुके हैं, 3 विकेट ले चुके हैं 48 रन के साथ। जडेजा 9 ओवर डाल चुके हैं, 25 रन दिए हैं उनने। बाकी हम शतकवीर जानते हैं, शुभमन गिल का आज 147 की पारी थी, 134 बनाए ऋषभ पंत ने। 100 पे खेल रहे हैं जो माफ कीजिएगा ओली पोप, और हैरी ब्रूक 12 गेंदे खेल चुके हैं, खाता नहीं खुला है। कल मेरे हिसाब से पहला ओवर डालना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा को, एंड बुमराह से कंटिन्यू करवाना चाहिए, ना सिराज ना शार्दुल ठाकुर। पहला ओवर कल होना चाहिए प्रसिद्ध कृष्णा का, पहली बॉल से अटैक करना चाहिए टीम इंडिया को। कल का वेदर और भी ख़राब है, कल बारिश के ज़्यादा चांसेस है, तो कल डेफिनेटली इंग्लैंड ऑल आउट हो रहा है पक्का से। कल टीम इंडिया की बैटिंग आने वाली है, और कल बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा टेस्ट मैच किस तरफ झुकने वाला है। तो कैसी लगी हाईलाइट्स, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा मैच रिव्यू, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा डे 3 के सारे अपडेट्स के साथ और मैच सेंटर लाइव के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।